हेलो एवरीवन, वेलकम टू डीएसएल क्लासेस। जैसे कि आप यहाँ टाइटल देख रहे हो, इट्स नेवर टू लेट, है ना। कभी भी किसी चीज की इतनी देर नहीं हो जाती कि हम उसे कवर अप ना कर पाए। तो इसी के रिगार्डिंग हमने क्या किया है, डीएसएल क्लासेस ने अपना ऐप डाउनलोड किया है। आपको जानकर खुशी होगी, ये एक बड़ी अनाउंसमेंट मैं आपको करना चाहती हूँ कि हमने अपना खुद का ऐप बनाया है एंड आपके सपोर्ट की बहुत जरूरत है। ये लिंक है इस ऐप का, आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। एंड कभी भी किसी चीज की इतनी देर नहीं हो जाती कि हम उस चीज को कवर अप ही ना कर पाए, जैसे मैंने अभी कहा। तो ये स्पेशली अभी मैं कोर्स उन बच्चों के लिए लॉन्च करने वाली हूँ जिनका जो है थोड़ा कोर्स लेट हो गया है और उन्हें फिजिकल केमिस्ट्री या केमिस्ट्री के किसी भी पोर्शन में अभी भी कुछ प्रॉब्लम्स आ रही है। तो ये मैंने उनके लिए डिजाइन किया है कोर्स, जो इन क्वेश्चंस को करके अब भी अपने मार्क्स को सिक्योर कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं सारे, ऐसे सेलेक्टेड क्वेश्चंस मिलेंगे आपको और विद गाइडेंस मिलेंगे, एक्सप्लेनेशन के साथ मिलेंगे। उसमें आप उससे अभी भी आप 60+ मार्क्स गेन कर सकते हो। ठीक है, तो ये ऐप डाउनलोड करिए, 2 जनवरी से ये कोर्स अपलोड हो जाएगा। और इसमें एक खास बात ये भी बता रही हूँ आपको कि जो डीएसएल क्लासेस के सब्सक्राइबर्स हैं उन्हें 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा यहाँ पर। एंड ये कोर्स जो है आपका 2 जनवरी से आ जाएगा इसमें। और इसमें आप यदि डीएसएल क्लासेस का कोड डालते हैं, जो कि कोड है आपका मनपसंद डीएसएल क्लासेस, तो आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट न्यू ईयर का भी मिलेगा। ठीक है, तो जल्दी से बस वीडियो देखते ही जल्दी से ऐप को डाउनलोड करिए एंड फिजिकल केमिस्ट्री के रिगार्डिंग आप अपना तैयारी शुरू कर दीजिए, है ना। चलिए अब हम अपने वीडियो की तरफ चलते हैं, जो मैं आपको पूरे साल के 500 क्वेश्चन की एक सीरीज लेके आई हूँ। इसमें आज हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के इस साल जो आ सकते हैं 1 मार्क्स क्वेश्चन, पॉसिबिलिटीज हैं जिनके आने की चांसेस हैं, उनके 1 मार्क क्वेश्चन की मैं बात करूंगी। शॉर्ट आंसर्स मैं करा चुकी हूँ, ब्रीफिंग कर चुकी हूँ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की, और आज हम बात करेंगे 1 मार्क्स क्वेश्चन की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फिर। पहला क्वेश्चन है, गिव एन एग्जांपल ऑफ आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म। एक ऐसा एग्जाम्पल देना है जिसमें हमें आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म दिखाई दे। बच्चों, आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म होती है जिसमें बाहर का जो काउंटर आयन है, जैसे यहाँ सल्फेट है और यहाँ ब्रोमाइड है, तो जब हम एक्वस सॉल्यूशन बनाएंगे तो इनमें से जो काउंटर आयन बाहर निकलेगा वो सल्फेट आयन निकलेगा और इसमें ब्रोमाइड आयन बाहर आएगा। लेकिन ओवरऑल यदि मैं देखूं तो पूरे ओवरऑल दोनों कंपाउंड की जो कोऑर्डिनेशन, जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है वो मतलब बेसिकली जो उसके अंदर लिगेंड्स हैं वो दोनों में सेम है। तो यहाँ पर दोनों के डिसोसिएशन के बाद जो आयंस निकलेंगे वो दोनों के डिफरेंट निकलेंगे, बट दोनों के पास लिगेंड का नंबर, लिगेंड्स जो हैं डिफरेंट टाइप के, वो सेम है। तो ये आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म कहलाती है, जिसमें हमें नंबर ऑफ आयंस, जो डिफरेंट आयंस मिल रहे हैं वो अलग अलग टाइप के मिलते हैं। इस टाइप का 1 मार्क्स में क्वेश्चन बहुत ज्यादा पॉपुलर है, बहुत बार आ चुका है। आइसोमेरिज्म पर जरा स्पेशल ध्यान दीजिएगा 1 मार्क्स क्वेश्चन तैयार करते हुए। नेक्स्ट जो हमारा 1 मार्क्स क्वेश्चन में आता है वो है आईपैक नेम नॉमेनक्लेचर, जो आईपीएसी सिस्टम के अकॉर्डिंग हमें कंपाउंड का देना है, या इसका रिवर्स क्वेश्चन जैसे नेक्स्ट अभी दिखाऊंगी। तो इसमें आपने आईपैक नेम किया होगा तैयार। यदि किसी को कोई प्रॉब्लम है देन आप कमेंट कर सकते हो, मैं आईपैक नेम के ऊपर भी एक अलग वीडियो बना दूंगी। तो यहाँ पर है 3 तो हमारे एमीन के हैं, ट्राई एमीन। लिगेंड से शुरू करते हैं कॉम्प्लेक्स के अंदर, और ये है नाइट्रेटो एंड निकिल का है ये पार्ट। तो ये निकिल कॉम्प्लेक्स कैसा है ये देखना पड़ेगा आपको, क्योंकि ये पॉजिटिव कॉम्प्लेक्स है इसलिए निकिल को निकिल ही लिखेंगे। एंड इसकी वैलेंसी निकाल लेंगे, ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लेंगे जो आ रही है 3rd, एंड फिर बाहर का काउंटर आयन लिखेंगे क्लोराइड। तो इस टाइप का 1 मार्क्स के क्वेश्चन की यहाँ की प्रिपरेशन करिए आईपैक नेम पर। देन इसका रिवर्स कंपाउंड से आपको उसका फॉर्मूला बनाना होगा। तो ये फॉर्मूला हमने यहाँ पर तैयार कर दिया।
नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, गिव टू एग्जांपल्स ऑफ लिगेंड व्हिच फॉर्म कोऑर्डिनेशन कंपाउंड यूजफुल इन एनालिटिकल केमिस्ट्री। कोई दो ऐसे लिगेंड्स बताइए जिनकी बहुत ज्यादा हेल्प रहती है डिटेक्शन करने में, क्वालिटेटिव एनालिसिस करने में, बहुत टेस्टिंग करने में बहुत हेल्प मिलती है। तो एक है हमारा ईडीटीए, इथाइलिन डायमीन टेट्राएसीटेट, जो कि आपका एक हेक्साडेंटेट भी है, और दूसरा है हमारा डीएमजी डाइमिथाइल ग्लाइओक्साइड। इन दोनों को हम टेस्टिंग के लिए बहुत ज्यादा यूज करते हैं। ईडीटीए जैसे फेमस है फॉर द हार्ड वाटर डिटेक्शन, हार्ड वाटर में कितनी हार्डनेस है ये चेकआउट हम करते हैं ईडीटीए की हेल्प से। ठीक है, तो ये दो कंपाउंड ध्यान रखिएगा, एनालिटिकल केमिस्ट्री में यूज होते हैं। निकिल डज नॉट फॉर्म लो स्पिन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। निकिल जो है वो लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस क्यों नहीं बनाता है? क्यों नहीं बनाता भाई? क्योंकि इसमें पाई बॉन्डिंग कॉम्प्लेक्सेस बनते हैं और जिससे कि वो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करके पाई इलेक्ट्रॉन्स के साथ हेल्प से पाई बॉन्डिंग बना लेता है। इसके पास जो डी ऑर्बिटल होता है, ट्रांजिशन मेटल के पास आपको मालूम है डी ऑर्बिटल होता है एम्प्टी, और इस ये अपने इलेक्ट्रॉन पेयर की हेल्प से लिगेंड के साथ पाई इलेक्ट्रॉन की बॉन्डिंग करके पाई कॉम्प्लेक्सेस बनाता है, एंड जिससे कि इसके स्पिन जो है, कॉम्प्लेक्सेस की जो स्पिन है वो लो हो जाते हैं, क्योंकि पाई बॉन्ड से स्टिफनेस आ जाती है। डबल बॉन्ड जब बन जाता है तो काफी टाइट हो जाता है और रोटेशन नहीं हो पाएगी, तो स्पिन हल्का हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई आर टेट्राहीड्रल कॉम्प्लेक्सेस हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। टेट्राहीड्रल कॉम्प्लेक्सेस में ये हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स कैसे बना पाता है? क्योंकि वहां पर जो स्प्लिटिंग एनर्जी का गैप है वो बहुत कम रहता है। जो डेल्टा ओ जैसे ऑक्टाहेड्रल में होती है, ऐसे डेल्टा टी होती है टेट्राहीड्रल में, वो एनर्जी गैप काफी कम रहता है। और जो इलेक्ट्रॉन है वो नीचे के ऑर्बिटल को छोड़कर ऊपर की ऑर्बिटल में फिल कर देते हैं ऑर्बिटल्स को, और अनपेयर्ड हो जाते हैं, और वहां पर स्पिन हाई हो जाता है। दैट्स व्हाई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जब बढ़ जाएंगे तो स्पिन की वैल्यू हाई हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, डेल्टा ओ की वैल्यू यदि पी से कम हो, ये मैंने आपको पिछले शॉर्ट आंसर्स में भी बताया था, यदि ऑक्टाहेड्रल की जो स्प्लिटिंग एनर्जी है वो यदि कम हो कंपैरेटिवली पेयरिंग एनर्जी से, तो कॉन्फ़िगरेशन D4 आयन के लिए कॉन्फ़िगरेशन क्या रहेगा? यदि स्प्लिटिंग कम हो पाई है तो इलेक्ट्रॉन इजीली ऊपर जंप करके चला जाएगा, नीचे पेयर अप करने की बजाय वो ऊपर जाना पसंद करेगा, क्योंकि डेल्टा ओ की वैल्यू कम है पेयरिंग एनर्जी से, तो वो ऊपर जाकर ईजी ऑर्बिटल में भी फिलिंग शुरू कर देगा। तो T2G में तो 3 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे अनपेयर, और EG में एक और ऊपर जाकर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन फिल हो जाएगा, तो 4 का ये कॉन्फ़िगरेशन रहेगा। लेकिन यदि ये रिवर्स होती कंडीशन की पेयरिंग एनर्जी ज्यादा होती और डेल्टा ओ पेयरिंग एनर्जी कम होती डेल्टा ओ से, इन दैट केस नीचे ही इलेक्ट्रॉन जो है वो पेयर कर लेता और कॉन्फ़िगरेशन हो जाता T4 2G एंड EG 0 हो जाता। ये दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसे स्टार लगा लीजिएगा अपनी कॉपी में लिखते हुए। आउट ऑफ साइनाइड एंड कार्बन मोनोऑक्साइड कार्बोनिल विच लिगेंड फॉर्म मोर स्टेबल कॉम्प्लेक्स विद मेटल एंड वाई। साइनाइड और कार्बन मोनोऑक्साइड की यदि हम कंपेयर करें नेचर को, तो भाई इसमें से कौन जो है ज्यादा स्टेबल कॉम्प्लेक्सेस बनाएगा सेंट्रल मेटल आयन के साथ, एंड वाई। कार्बन मोनोऑक्साइड, आपने कार्बोनिल कंपाउंड्स पढ़े होंगे। कार्बोनिल कंपाउंड्स जो हैं वो स्पेशल टाइप की पाई बॉन्डिंग बनाकर स्टेबल हो जाते हैं एंड डबल बॉन्ड बना लेते हैं एक तरह का सेंट्रल मेटल लाइन के साथ, जिसे बैक बॉन्डिंग कहते हैं। उसकी हेल्प से ये मल्टीपल बॉन्ड या पाई बॉन्ड भी बना लेता है सेंट्रल मेटल लाइन के साथ, जबकि ये खासियत साइनाइड में नहीं होती है। तो इसलिए कार्बोनिल कंपाउंड हमेशा दूसरे लिगेंड से ज्यादा कहना चाहिए कि स्टेबल कॉम्प्लेक्सेस बनाते हैं। तो दिस इज द मेन रीजन कि बैक बॉन्डिंग या सिनर्जिक बॉन्ड बन जाता है उनके अंदर। नेक्स्ट आते हैं हम क्वेश्चन, प्रिडिक्ट द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इन हेक्सा एक्वा मैग्नीज सेकंड आयन, जिसमें मैग्नीज 25 एटॉमिक नंबर पर है। तो आप क्या करोगे, पूरा मेथड अप्लाई करोगे, रफ में करके देखना, इसे कोई आंसर में दिखाने की जरूरत नहीं है।
इसे मैग्नीज का ये जो कंपाउंड दिया है हेक्सा एक्वा मैग्नीज, इसका पूरा आप डिटेल बनाओगे जैसे मैंने आपको सिखाया था कि आपको पैरामैग्नेटिक बिहेवियर कैसे बताना होता है। तो उसके बाद जब आप कंप्लीट कर लेंगे हेक्सा एक्वा वाटर के साथ आपको इसमें शो करना है, एंड देन जब कंप्लीट करेंगे तो लास्ट में देखेंगे कि कितने इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इसमें आते हैं 5। सीधा कॉन्फ़िगरेशन से नहीं करना है, कंपाउंड के बाद बनने के बाद, कॉम्प्लेक्स बनने के बाद जो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रह जाते हैं अंदर वाले इलेक्ट्रॉन तक ये पहुंच नहीं पाएगा एक्वा, क्योंकि वीक लिगेंड है, तो उसके पास 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रह जाएंगे, वहां से कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो एक रफ में आपको स्केच बनाना पड़ेगा पूरे कंपाउंड का, एंड देन फिर इसे आप कैलकुलेट करोगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोर स्टेबल कॉम्प्लेक्स एंड वाई? इन दोनों में से, ये शायद मैंने पीछे इसमें भी लिया था कि 1 मार्क्स क्वेश्चन वहां भी डाला था इस टाइप का कि स्टेबिलिटी पर थोड़ा आपको काम करना ही है। स्टेबिलिटी के डिफरेंट फैक्टर्स होते हैं, जैसे कि चिलैटिंग लिगेंड यदि हो तो ज्यादा स्टेबिलिटी आती है, या सेंट्रल मेटल आयन जो है उसका ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा हाई हो जिसमें वहां ज्यादा स्टेबिलिटी होगी, लिगेंड जिसमें ज्यादा स्ट्रांग हो वो ज्यादा स्टेबल होगा। ये 3-4 फैक्टर है, आपको ध्यान रखने हैं। और यदि आपको नहीं मालूम है स्टेबिलिटी के फैक्टर्स तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगी फैक्टर्स ऑफ इफेक्टिंग द स्टेबिलिटी ऑफ द कॉम्प्लेक्स आयन। इस ये हेडिंग डाल के ही आपको मैं सारे टेलीग्राम ग्रुप पर डाल दूंगी फैक्टर्स कौन कौन से हैं जो कॉम्प्लेक्सेस की स्टेबिलिटी को इफेक्ट करते हैं। यहाँ पर यदि मैं देखूं तो दोनों कोबाल्ट जो सेंट्रल मेटल आए हैं, कोबाल्ट दोनों की ऑक्सीडेशन स्टेट सेम है +3, क्योंकि दोनों न्यूट्रल लिगेंड है। ये दोनों में ही ऑक्सीडेशन स्टेट सेम है, दोनों का सेंट्रल मेटल आयन सेम है। दोनों में क्या डिफरेंस आ रहा है? लिगेंड का डिफरेंस आ रहा है। एक लिगेंड अमोनिया है और एक एमीन है, सॉरी, और एक है इथाइलिन डाइएमीन। इथाइलिन डाइएमीन जो है वो एक चिलैटिंग लिगेंड है, क्योंकि रिंग बना लेगा, बाइडेंटेट है ये, तो रिंग बना लेगा सेंट्रल मेटल आयन के साथ, तो जिससे कि चिलैटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस होगा एंड इट विल प्रोवाइड मोर स्टेबिलिटी टू द कॉम्प्लेक्स। हमेशा ध्यान रखिए जो चिलैटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करने वाले लिगेंड्स है, मींस बाइडेंटेट से आगे पॉलीडेंटेट, वो क्या करते हैं? स्टेबिलिटी बढ़ा देते हैं कॉम्प्लेक्स की। तो एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर यहाँ पर दोनों में आ रहा है। दोनों में एक अलग जो डिफरेंस मुझे नजर आ रहा है वो है इथाइलिन डाइएमीन जो है वो चिलैटिंग लिगेंड है, साइक्लिक कंपाउंड है, बना देगा डोनेशन के बाद, और ये यूनिडेंटेट है जिससे स्टेबिलिटी इसकी थोड़ी कंपैरेटिवली कम रह जाएगी। Coming to next question, what type of isomerism is shown by the following complexes? ये जो कंपाउंड दे दिया है एक डबल कॉम्प्लेक्स है, एक यहाँ पर ये कोबाल्ट का अमोनिया के साथ है, एमीन के साथ, और ये क्रोमियम का साइनाइड के साथ है। तो जब भी डबल कॉम्प्लेक्सेस हों इन दैट केस हमेशा कोऑर्डिनेट आइसोमेरिज्म डेवलप होती है। इसका जो लिगेंड है वो यहाँ से बॉन्ड चेंज करके क्रोमियम और साइनाइड जो है वो कोबाल्ट के साथ लिंकेज कर लेगा, बॉन्डिंग कर लेगा, एंड ये इनका ट्रांसफर हो जाएगा दोनों के लिंकेज का, और कोऑर्डिनेट बॉन्ड जो है दोनों के चेंज हो जाएंगे। दैट्स व्हाई इट कैन शो कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। हमेशा ध्यान रखिए डबल कॉम्प्लेक्सेस जो होते हैं उनमें कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म मिलने की पूरे चांसेस हैं, वो तो होती ही है। स्पेशलिटी कहाँ है डबल कॉम्प्लेक्सेस की? कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म शो करने में। हालांकि इसमें लिंकेज आइसोमेरिज्म भी डेवलप हो सकती है साइनाइड की वजह से, ठीक है, वो भी अलग एक है, लेकिन कोऑर्डिनेशन भी यहाँ पर मेन कोऑर्डिनेशन दिखाई देगी, साथ साथ आप लिंकेज आइसोमेरिज्म भी यहाँ पर देख सकते हैं साइनाइड की वजह से। नेक्स्ट आते हैं व्हाट इज मीन्ड बाय क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी? डेल्टा ओ डेल्टा टी क्या होता है? जब भी एक लिगेंड जो पावरफुल हो या वीक हो वो क्या करता है, जब भी वो कॉम्प्लेक्स बनाने लगता है लिगेंड सेंट्रल मेटल आयन के साथ, तो स्प्लिट कर देता है डी ऑर्बिटल को दो पार्ट्स में, एक P2G और एक EG ऑर्बिटल में स्प्लिट कर देता है। यहाँ EG आएगा, यहाँ G लिख लीजिएगा। तो T2G और EG ऑर्बिटल में उसको फैला देता है, स्प्लिट कर देता है, और उन दोनों के बीच के एनर्जी के डिफरेंस को हम क्या कहते हैं? क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी कहते हैं।
which is marked as delta O in octahedral and delta T in tetrahedral complexes. ठीक है, एक ये क्वेश्चन बीच में रह गया था, 9th क्वेश्चन, ड्रॉ द ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स ऑफ कॉम्प्लेक्स। इस कॉम्प्लेक्स के आपको क्या करना है, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बना रहे हैं। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स क्या होते हैं, दो बनते हैं, सिस एंड ट्रांस। इथाइलिन डाइअमीन जो है वो एक बाइडेंटेट है, यहाँ पर आप दोनों को कनेक्ट कर दीजिए ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में। इथाइलिन यहाँ ले लिया, एक मैंने यहाँ ले लिया, और दो Cl मैंने यदि सेम साइड लिए Cl और दोनों सेम साइड लिए En, तो ये बन गया सिस आइसोमर। और यदि मैं इन्हें अपोजिट डायरेक्शन में ले लूं, जैसे Cl अपोजिट आ गया, En दोनों अपोजिट आ गए, तो ये बन जाएगा ट्रांस आइसोमर। तो हमें बनाने थे ज्योमेट्रिकल आइसोमर के दो आइसोमर, सिस एंड ट्रांस। यदि इसी से ही पूछते, जो मैंने पिछले वीडियो में भी आपको यही एग्जांपल लिया था, यदि इससे पूछते कि ऑप्टिकल आइसोमर्स बनाइए, तो इसके ऑप्टिकल आइसोमर बन जाएंगे डी एंड एल फॉर्म। इसका कोई नहीं बनेगा क्योंकि ये सुपर इम्पोजिबल इमेज बनाएगा। तो इसी की हम फर्दर दो ऑप्टिकल आइसोमर्स भी बना सकते हैं, ठीक है। अदरवाइज आपको किसी भी टॉपिक में कोई भी प्रॉब्लम है, देन यू कैन ज्वाइन द टेलीग्राम ग्रुप DSL क्लासेस 12, और वहां पर आप पूछ सकते हैं, या पर्सनली आप कमेंट करके यहाँ पर ही पूछ सकते हैं। मैं एक एक कमेंट पर पूरा ध्यान देती हूँ कि जो भी टॉपिक ऐसा पूछा जाता है, जैसे अभी एक बच्चे ने 2 दिन पहले ही कहा था कि मैम उस पर बना दीजिए, ये आपकी एल्डोल कंडेंसेशन एंड क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन पर बना दीजिए। तो मैं जल्दी ही, बस आज की ये टॉपिक कंप्लीट हो गया, कल बेटा मैं लेके आ रही हूँ आपके लिए एल्डोल एंड क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन का स्पेशल वीडियो। तो ये नहीं कि एक बच्चे ने कहा तो मैं नहीं बनाऊंगी, जो भी डिमांड होती है बच्चों की मैं जरूर उस पर वर्क करती हूँ, चाहे 1 या 2 दिन लग जाते हैं, लेकिन मैं उस पर जरूर काम करती हूँ। मेरे लिए तो हर बच्चा, क्योंकि आप सिंगली बैठ के वहां देख रहे हैं मुझे, तो मेरे लिए तो आप ही एक तरह से पूरी क्लास है। तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि 10 बच्चे देख रहे हैं या 20, 25, 30 देख रहे हैं। मुझे लगता है कि जितने भी बच्चों को गाइडेंस मिल रही है मेरी वजह से, गॉड ग्रेस से, वो गॉड उनकी हेल्प करेगा, और मैं क्या हेल्प कर रही हूँ, गॉड ही हेल्प कर रहे हैं उन्हें। तो बस हेल्प होनी चाहिए, मुझे इससे मतलब है, चाहे वो 1000 हो चाहे 20 हो, आई डोंट केयर अबाउट द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, राइट। तो चलिए इसी में एक स्टेप मैं आपको और गाइड कर दूं। अनअकैडमी जो है वो आपके लिए एक बहुत अच्छा एसेंड करके, जिसने पहली बार सुन रहे हो, एसेंड करके स्कॉलरशिप प्रोग्राम लेके आए हैं। 10 तारीख को होने वाला है। जो भी आप पूरा कोर्स रिवाइज कर ही चुके होंगे, प्री बोर्ड में आप दे चुके होंगे, आपको जस्ट क्या करना है, एक रिवीजन टेस्ट की तरह उसे अटेम्प्ट करना है। 25 to 30 क्वेश्चंस होंगे आपके, उसमें MCQ मतलब ऑब्जेक्टिव टाइप से ही होगा। एंड सबसे बड़ी बात है, उसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो कब होने वाला है ये, 10 जनवरी को होने वाला है, 11 से 12 बजे तक, 1 घंटे का है। NCERT सिलेबस ही गो थ्रू करना है, बस आपको रिवाइज करना है, वो आप कई बार कर चुके होंगे। एक रिवीजन टेस्ट की तरह अटेम्प्ट करिए, जहां कोई कमी लगे उसको फिर प्रिपेयर कर लीजिए। 6 से 12th क्लास के लिए अपना ही भला नहीं करना है, दूसरे को भी बताना है इसके बारे में। कोई भी आपकी क्लास का है या आपके छोटा भाई बहन है, उसको तो बताओगे ही आप श्योरली, लेकिन जो अड़ोस पड़ोस में भी दिख जाए, या अंकल आंटी का बेटा हो बेटी हो, उनको भी बताइए। नो नेगेटिव मार्किंग, कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। आपका यदि बाई चांस एक क्वेश्चन गलत हो भी गया तो बस उसी के नंबर कटेंगे। आपके नेगेटिव मार्किंग, आप पता है ना, एक्स्ट्रा मार्क्स करते हैं। एंड सबसे बड़ी बात है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, पेरेंट्स का सिर नहीं खाना है आपको कि 200 रुपए दे दो, 500 रुपए दे दो एंड देन हम टेस्ट देने जा रहे हैं। ये कोई कुछ भी नहीं करना है, कोई पैसे नहीं भरने हैं, सिर्फ आपको क्या करना है, ऐप डाउनलोड करनी है, ठीक है। और उसमें लिंक जो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगी, उससे आपको एनरोल करना है अपने आप को। एंड एनरोल करने के बाद आपके पास जो है आता रहेगा, आप उसमें ईमेल आईडी वगैरह डालोगे, मोबाइल नंबर से आपको रजिस्टर करना है अपने आप को। तो एक कनेक्शन जो है बन जाएगा आपका, और वो आपको नोटिफिकेशन भेजेंगे कि किस टाइम और कब होने वाला है ये, तो रिमाइंडर कॉल आ जाएगी। एंड वहां जाते, जब आप एनरोल करेंगे तो वहां गोल सेलेक्ट जरूर करिएगा, एसेंड करके
या आप कभी स्पेशल क्लास देखना चाहते हो अनअकैडमी पर तो फ्री क्लासेस भी अवेलेबल हैं, लेकिन वो लॉक्ड है। आपको उसे देखने के लिए, किसी की भी फ्री क्लास देखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक इनवाइट कोड डालना पड़ेगा, दैट इज DSL क्लासेस। ये अच्छे से याद रखिएगा। वहां पर अनलॉक तभी होगी कोई भी सीरीज, कोई भी स्पेशल कोर्स वगैरह, जब आप DSL क्लासेस का कोड डाल देंगे वहां पर। ठीक है, तो जरूर ध्यान रखना है। 10 जनवरी को होने वाला है और इसमें बेनिफिट क्या है, साथ साथ कि आप 5 लाख तक स्कॉलरशिप भी दे रहे हैं, वो भी आप गेन कर सकते हैं। तो नेक्स्ट हम क्या करने वाले हैं, इसके बाद एक चीज और ध्यान रखनी है जो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताई थी। क्या बताई थी? कि आपको DSL क्लासेस की भी ऐप डाउनलोड करनी है। ठीक है, DSL क्लासेस की ऐप भी डाउनलोड करनी है, जिस पर मैं क्रैश कोर्स डालने वाली हूँ फिजिकल केमिस्ट्री का बहुत जल्दी। न्यू ईयर पर 2 जनवरी को हम अपना कोर्स ये लॉन्च करने वाले हैं। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं और कल हम एल्डोल एंड क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन की बात करेंगे। टिल देन बाय एवरीवन।